दूसरे वाले खोलो, दूसरे वाले। पूरे हरियाणा के अंदर बाबूजी के खाली फोटो से। विधायक जी मैं प्लीज आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये जे.एस. सिलावत जी की वाइफ है जी, पानीपत के डीसी रहे हैं जे.एस. सिलावत जी। अगली पिक करें। ये देखो आपकी फोटोग्राफ पीछे लगाई हुई है मैंने अपनी कुर्सी के, और आपकी फोटो से ही पूरे हरियाणा के अंदर हमने रेड क्रॉस के काम किए हैं। यानी आपका फोन नहीं करवाता था मैंने कहा भाई जिसके पीछे कौन खड़े हैं, कहते सर्वश्रेष्ठ विधायक। मैंने कहा देख ले भाई, डीसी को हम इस तरीके से बात करते थे। भाजी मैं आज आपको पोल खोल रहा हूँ, खोलनी तो नहीं चाहिए, पर ये देखो पीछे फोटो किसकी, विधायक जी की, मेरी कुर्सी के पीछे, और आगे कौन बैठा है, डीसी की वाइफ। मैंने कहा देख लो जी, इनको फोन करवाऊं क्या आपको, या वैसे सेंड करोगे? तो लो जी वैसे सेंड कर दिए। रोहतक की मैं दिखाऊं एक पिक आपको। बाबूजी आज दुख है मुझे कि हमारे फादर साहब अगर यहाँ पे होते, आप फादर के परम मित्र हैं, और फादर साहब ने जिस तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, ये हमारे आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, और फादर साहब के साथ आज मैं सबको बताना चाहता हूँ, और आपको पता भी होना चाहिए 2014 के अंदर बाबूजी आपने कहा था ना भाई यहाँ पे शुरुआत करनी है। देखो आगे करें पिक को, ये हमारे चाबा साहब, ये सेक्रेटरी साहब, हमारी सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट साहब, ये आपने बाबूजी पूरे हरियाणा के अंदर क्या कहा था, RIT हरियाणा के बच्चों को आप रोजगार दें, आप आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूँ। अगली पिक दिखाएं। ये देखो बाबूजी पूरे हरियाणा के अंदर आपकी एक कलम से हम गवर्नमेंट जॉब तो देखो आप देते थे, हम तो आपके साइंस से ना नगर निगम के अंदर छोटी मोटी 15-20-50 हजार की नौकरी तो मेरे ख्याल हमारी कलम से ना रेड क्रॉस के माध्यम से हम ही बांटते थे जी पूरे हरियाणा के अंदर। तो बाबूजी आप देख सकते हैं, आप एक वो वट वृक्ष है जिसकी ताकत शायद आपको नहीं पता, क्योंकि आपने जब ग्रेजुएशन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जब आपने लॉ की, कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो, सत्ता हासिल करो, पर वो सत्ता हासिल कैसे होनी चाहिए, लोगों की सेवा के लिए होनी चाहिए। वो लोगों की सेवा जिस तरीके से 2005 से लेके आज तक 2014 तक आपको देखी, आपने जो सरकार रही, जिस तरीके से रोहतक को पेरिस बना दिया था, मेट्रो की बातें होती थी बाबूजी। देखो ये राजनीतिक मंच नहीं है, और अभी कोई इलेक्शन भी नहीं है, हम कहते जी हम आप वोट के लिए आए हो, आपका परिवार है, और आपके वोट तो बिना मांगे ही सारे के सारे, क्योंकि सारे पढ़े लिखे हैं जी, कोई PGI के अंदर, कोई HOD है, कोई किस बैंक में है, अच्छे तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े परिवार के जो बच्चे हैं, 50 बच्चों का एक छोटा सा समूह हमने बनाया हुआ है GDS गुरुकुल बाबूजी। यहाँ पे क्या होता है, स्कूल लाइफ से हॉस्टल लाइफ में हम भेजते हैं। 4 साल पहले हमने इसकी शुरुआत की थी, और 4 साल के अंदर जिस तरीके से ये वट वृक्ष बना है, आज आपके सामने है, जगह छोटी पड़ रही है, और 50 बच्चे हम लेते हैं बाबूजी, क्योंकि ये पेरेंट्स बता देंगे आपके बच्चे को सारी स्टेट कैपिटल आती है नहीं आती, यस और नो? आपके पेरेंट बच्चे एकेडमिक में ट्रेन है या नहीं? उंगलियां कैसे चलाते हैं, अच्छी चलाते नहीं चलाते? और कम्युनिकेशन स्किल और स्पोर्ट्स स्किल पक्का ना? कंप्लेंट कर सकते हो ना, सरकार के सामने कर सकते हो, सरकार बैठी है। मेरे कान सिर्फ मेरे बाबूजी खींच सकते थे, या हमारे विधायक जी खींच सकते हैं, इनके सामने कंप्लेंट कर सकते हो मेरी, अगर मैं अच्छा काम नहीं करता तो। क्योंकि हम तो रेड क्रॉस में ये कहते थे, आज बाबूजी पूरे हरियाणा के अंदर रेड क्रॉस के कुछ बच्चे बुलाए हैं हमने, लाखों बच्चों को हमने आपके कार्यकाल में बड़ी बड़ी कुर्सियों में बिठाया बाबूजी। आज सिर्फ कुछ बच्चों को मैं आपके सामने, कुछ समय का अभाव है, कुछ बच्चों को आपके हाथ से सम्मानित करवाएंगे, और हमारे सब पेरेंट्स के अंदर से मैं बाबूजी सारे पेरेंट्स ही सम्मानित के काबिल हैं, सारे आप देख सकते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। उसके अंदर मैं जन्नत के फादर स्कूल की नींव रखी, तो उस टाइम इन्होंने मुझे SMS किया था बाबूजी, इन्होंने SMS किया, अजय तू स्कूल बना रहा है, पैसों की कोई जरूरत तो मैं तेरे साथ खड़ा। एज ए पेरेंट्स के तौर पे जिस तरीके से इन्होंने किया, आपका धन्यवाद। अब मैं आदरणीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द रखने से पहले जो RIT की पूरे हरियाणा की टीम है, वो प्लीज एक बार रो बना के फटाफट आ जाएंगे। RIT हरियाणा के जो टॉपर बच्चे हैं, बाबूजी से पूछ रहे ना किस किस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सिर्फ 5-6 बच्चों को हम सम्मानित करवाएंगे, बाकी को आपके बाद। आज ये राकेश सर भेज दीजिए सबको, राकेश सर मंच पर भेज दीजिए सभी बच्चों को। यस, थोड़ा फास्ट।
मेरे बेटा क्या कर रहे हो? लाइन की बात करो, क्या कर रहे हो? सर यहाँ ये आपकी रोहतक की बेटी है। यस आओ इसी से, आप लोग किसी से कराएंगे? सर यहाँ देखना आओ ना, रोहतक के लोग इसलिए करने के सामने मैं इसके पागल नहीं हूँ। सर यहाँ देखना सुषमा मैम आ जाओ। सुषमा मैम, आ जाओ बेटा, वन बाय वन आ ये सब जाओ। अभी पढ़ रही है। पानीपत सेंटर भी चल रहा है हमारा, रोहतक का लाइन अप करवा दिया लोगों ने। यहाँ देखिए सर। चलो बेटा, वन बाय वन। बेटा इंग्लिश चार्ट आओ सर सर, थोड़ा साथ रहिए। यस ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से प्लीज प्लीज बेटा जल्दी आओ। आप ऊपर ऊपर आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आप लोग जल्दी से आओ। ऊपर ही आ जाओ, उधर खड़े हो जाओ उस साइड में। इसने इंग्लिश चार्ट बनाया जी, क्या बना 2026 में। यस सर इधर आगे देखिए सर। पारस और साहिल आगे आ जाओ। सर साइलेंट पारस, सर यहाँ देखिए। ओके देखना आप बंद हो गए तुम्हारा फोन देख के गए यार। यहाँ देखिए सर। कैमरा कैसे सर? हाँ जी सर यहाँ देखिए। यस आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये रोहतक के आ जाओ। यस सर सामने। ओके यस सर। विधायक जी से एडमिशन। आइए सर। जेडीएस सोसाइटी के डायरेक्टर चेयरमैन अजय सैनी जी, हमारे बहुत बड़े व्यापारी नेता गुलशन डम जी, आदर के जो हमारे संदीप पाठक जी, सैनी एजुकेशन सोसाइटी के, और मेरे बड़े परम मित्र श्री विजय सैनी जी, और आदर के योग मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, बड़ी प्यारी बेटियां, बुजुर्गों और साथियों, आज अजय के स्कूल में आकर बहुत अच्छा लगा। सैनी साहब, गुरदयाल सिंह सैनी जी बहुत अच्छे आदमी थे। मैं तो उनको एक कर्मयोगी कहूँगा। हमारे मध्य में अनिल पंगाल जी भी हैं। उन्होंने अपना जीवन समाज के प्रति समर्पित किया। आज उनके नाम से, एक पिता के नाम को आगे ले जाने के लिए जो प्रयास उनके बेटे कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। वैसे भी अजय युवा एक नई सोच के साथ, एक नई नीयत के साथ, और बहुत ही मेहनती है। मैंने इसको काफी नजदीक से देखा है। अपने काम में
लगन, निपुणता, परिश्रम, यही जीवन की, अच्छे जीवन की एक कुंजी होती है। इस संस्था को स्थापित करने में पहले मैंने रेड क्रॉस की संस्था में भी इनको कार्य करते देखा। उन्होंने सारे हरियाणा के अंदर सेंटर बनाए हुए थे। आज इस काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सम्मानित भी किया। वो एक अच्छी जगह नौकरी भी करते हैं और आज सभी सब रात परिवारों को जहाँ पर इस कॉलोनी में देख के मुझे अच्छा लगा। इस उत्साह के साथ आज अजय को आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और अजय का ये कार्यक्रम मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा है, चाहे छोटा जरूर है। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अजय एक बुलंदियों को छुए, अपने पिता के सपनों को साकार करे, अपने पिता के आदर्शों को साकार करे, अपने पिता की जो प्रेरणा उनसे मिली उस प्रेरणा से आगे बढ़े, समाज में एक अच्छा स्थान हो। और इसी तरह शिक्षा का जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है और जो शिक्षा देता है वो हमेशा ही महान होता है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, बेटी इस फंक्शन के अंदर आई हैं। आज एक परिवर्तन का युग है। इस परिवर्तन के युग में जहाँ महिला सशक्तिकरण है, वो सिर्फ महिला का सशक्तिकरण नहीं है, वो समाज का सशक्तिकरण है। महिला पढ़ी लिखी होगी, बेटी पढ़ी लिखी होगी, बहू पढ़ी लिखी होगी, एक नए समाज का निर्माण होगा, एक नए देश का निर्माण होगा, एक नई सभ्यता का निर्माण होगा। जो सभ्यता को आप सजो रहे हैं, उसी के परिणाम के आगे कोई समय होता था, माता पिता को पता ही नहीं होता था कि बेटा या बेटी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। 10वीं के बाद बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। क्या करेगी बेटी पढ़ के, क्या करना है बेटी ने। अब जो एक जनरेशन गैप आ चुका है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। आज चाहे बेटी हो या बेटा हो, पिता उसमें फर्क नहीं समझता है। पिता चाहता है कि उसकी बेटी स्वावलंबी हो, उसकी बेटी अच्छी शिक्षा ले। बेटी का अच्छा शिक्षा देना कोई नौकरी की बात नहीं है, सिर्फ नौकरी की बात नहीं। शिक्षित होना ही बहुत बड़ा गुण है जीवन के अंदर। शिक्षित महिला, शिक्षित बेटी, शिक्षित बहू समाज की हर एक कुरीतियों का सामना कर सकती है। और मैं तो कहूँगा कि जिस समाज में महिला अग्रसर है, वो समाज हमेशा ही आगे जाएगा और उन्नति करेगा। भारतवर्ष के अंदर भेदभाव खत्म हो चुका है। उस भेदभाव को ना करके हमें बेटियों को आगे आने का अवसर देना चाहिए। इसी क्षणकाल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि अजय जी भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। यस, सामने ये हाँ सर, प्लीज
अब ये पोस्ट से रिटायर है जी। हाँ, संघर्ष की खबर। यस वेट सर एक मिनट आ गया यस वेट 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 ओके सर यस मैम नेक्स्ट कि उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आए हेल्थ का, तो एजुकेशन के साथ हेल्थ का जोड़ के उन्होंने एक और नया काम शुरू करा है जो कि पूरे परिवारों के लिए बहुत ही उत्तम है। हार्डली उन्होंने कमिटमेंट दी है कि 5वीं तक तो हम जैसे भी चल रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चों को वो गुरुकुल में आगे करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट कर दिया है स्वस्तिका को गुरुकुल में भेज के। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारे बच्चों का भविष्य में भी वैसे ही ध्यान रखेंगे और वो जो उनकी कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा करेंगे, और जो कमिटमेंट नहीं कर रहे उसको भी वो प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो मैं तो जीडीएस परिवार से बहुत खुश हूँ और इनके स्कूल की उन्नति में परमपिता परमात्मा जी से प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद। भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं ध्यान देना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्म भी है जहाँ पे करा। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के
गए पापा छोड़ के चले गए थे और 27 तारीख को सुबह 5 बजे मैसेज आ गया था, इसका चमन वाटिका गुरुकुल में एडमिशन हो गया, इंटरनेशनल गुरुकुल में। सुबह 1 महीने बाद आज ये बेटी वहां पे जाएगी 2 तारीख को। A hearty morning to one and all present here. I, Swastika, am here to present my views on the school life versus hostel life और experience also. तो मैं अपनी बात की शुरुआत एक शायरी से करना चाहती हूँ। किताबों की शिक्षा ज्ञान का विकास करती है, मगर बड़ों की शिक्षा बुद्धि का विकास करती है। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। अब हम बात करते हैं स्कूल लाइफ के बारे में। बेसिकली स्कूल इज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिजाइन टू प्रोवाइड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग फॉर द चाइल्ड, एंड ये हेल्प भी करता है ताकि आपके बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो जाए। अब मैं आपको अपनी स्कूल लाइफ का बारे में कुछ बताऊंगी, एक्सपीरियंस बताऊंगी। माय स्कूल लाइफ वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड मुझे स्कूल से जो इंस्पिरेशन मिला उसके लिए मैं GDS गुरुकुल और SRS का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, हॉस्टल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड स्टूडेंट लर्न टू लिव विद अ डिफरेंट स्टूडेंट विद द कल्चर एंड रिलीजन। द हॉस्टल लाइफ टीचेस गेट्स मैनी थिंग्स। तो अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं 3 मंथ्स रेवाड़ी में रही थी हॉस्टल में। मैंने वहाँ पे हॉस्टल में रहना सीखा और इसके साथ साथ सैनिक मिलिट्री गुरुकुल की प्रिपरेशन भी चल रही थी। देन मैं 10 दिसंबर को मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर मैं घर आ गई। मेरा मिलिट्री का देन एग्ज़ाम हुआ, देन सैनिक और देन गुरुकुल का हुआ, जो मैंने क्लियर कर लिया। तो मुझे अब चमन वाटिका गुरुकुल में जाना है एट दी 2 अप्रैल। अंत में मैं आपको यही प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स बनकर अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करूँगी। थैंक यू। नाउ वी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। यस
आपके सामने मुख्यमंत्री को बुला रहा हूं मैं। ये मुख्यमंत्री हैं व्यापारियों के, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। ये मैं नहीं कह रहा, गुलशन जी प्लीज आपका स्वागत है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, ये मैं नहीं, जो भी शॉपकीपर है कभी उसकी शॉप के ऊपर कोई डीसी आके कुछ कह रहा हो ना, कान पे फोन इनके लगा देना कि भाई एक बार ना हमारे मुख्यमंत्री साहब से बात करो। ये शब्द नहीं कह रहे, एक्चुअल में ये वो व्यक्ति हैं जो आपके व्यापारियों की बात को प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, सड़क से लेके संसद भवन तक, ये वो व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे आपकी बात को ऐसे उठा सकते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये आज जो हमने व्यक्तियों से मिलवा रहे हैं, ये व्यक्ति नहीं, एक सोच है, वो सोच है जो आप जैसे व्यक्तियों को कहां पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है जब आप शॉप खोलते हो ना तो आपको डर लगता है नगर निगम ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, डर लगता नहीं लगता? यस और नो? अजय सर डरते हैं किसी से? बताओ। भगवान से डरता हूं ना मैं, बस भगवान के अलावा धरती में जब आपको पता, जब कोविड का टाइम चल रहा था तो क्या चीज चल रहे थे, प्रधानमंत्री कहते ऐसा करो, हम कहते ना भाई हमारा तो बड़ा भाई बैठा, हम तो वैसा करेंगे। किसकी ये ताकत पता होनी चाहिए कि हमारे पीछे कौन कौन खड़े हैं। हमें पता है 1 घंटे के आधी घंटे से पहले ये व्यक्ति वो है जो हमारे परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, मेरे लिए थोड़ी, मैं अपनी नौकरी मांगने थोड़ी जाऊंगा मुख्यमंत्री साहब मेरी नौकरी लगवा दो, शायद इनके पास कलम थी, इतनी ताकत पता नहीं क्या बना देते हैं। हमने आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी है, आपके बच्चों की शिक्षा की लड़ाई लड़नी है। ये वो व्यक्ति हैं जो आपके शिक्षा को बचा सकते हैं, आपके व्यापार को बचा सकते हैं। मैं प्रधान जी बैठे हैं, इनके बारे में बाद में आपको अवगत करवाऊंगा, क्योंकि प्रधान जी अभी सरकार काफ़ी गलत काम भी करने जा रही है, जो सब स्कूल वाले भी आपके पास आएंगे। आप व्यापारियों की भी बात उठाते हैं, हम स्कूल वालों की बात उठाना प्लीज़ एक बार प्रधान जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। जेडीएस स्कूल के हमारे प्रोदा श्री गुरुदयाल सैनी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं पहले उनको सैल्यूट करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ उस मंच के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से कि जिन्होंने हमारे को एक अच्छा ऐसा लाल दिया रोहतक में, हमारा छोटा भाई अजय सैनी जी, जो ना अभी तो अपने घर के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए ये एक रोल मॉडल है, जिससे हमारे को इंस्पिरेशन मिलती है यंग रहने की। एक ऊर्जावान हमारा छोटा भाई जो एक अच्छी एजुकेशनिस्ट है, शिक्षाविद हैं और बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि ये एक कंप्लीट मैन, एक पूरक आदमी है जैसे सैनी जी। मैं इनके बड़ों को सलाम करता हूँ। आज हमारे बीच में हमारी माता जी बैठे हैं, अजय जी की मदर, उनको बधाई भी देता हूँ कि आपने समाज को ऐसा सबूत दिया है, और उनको भी बधाई देता हूँ, आज उनका जन्मदिन भी है। अजय की मदर जी का उनको बधाई देता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही बड़ी शख्सियत सैनी समाज की, सैनी एजुकेशन की, श्री विजय सैनी जी, मिसेस विजय सैनी जी, हमारे बहुत ही क्रांतिकारी भाई पंगाल साहब, माताओं, बहनों, पेरेंट्स, बच्चे सभी, और विशेष रूप से अजय का जो सारे सबॉर्डिनेट्स हैं, इनका पूरा स्टाफ, ये भी इतना ऊर्जावान है जितने अजय जी खुद हैं। इनका स्टाफ भी इतना पॉजिटिव, क्योंकि पिछले विगत निरंतर में काफ़ी वर्षों से मैं ये मेरे को बुलाते रहे हैं, चाहे रेड क्रॉस हो चाहे स्कूल हो, इनका पूरा स्टाफ, आदमी की लॉयल्टी और रॉयल्टी इसी बात से नजर आती है कि उनका जो ये स्टाफ है वो निरंतर इनके साथ खड़ा है। इट मीन्स कि इस बंदे में सच्चाई है, और ये सच्चाई मैं सोचता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है इसके पास अभी छोटा है। रोहतक एक बहुत ही अच्छी धरती है, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे राजनीतिक मामले में हो, चाहे धार्मिक मामले में हो। रोहतक के लोग आज मैं सोचता हूँ ना अभी तो प्रदेश बल्कि देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बनाए हुए हैं। तो इस ख्याति का कारण आइए हम लोग ही हैं। ये आपकी सोच, आपके ख्याल, आपकी ये ऊर्जा। तो मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले समय में, भविष्य में हमारे जो बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये नींव रखने का काम कर रहे हैं, ये आगे बहुत बड़े अच्छे भवन के रूप में काम करेंगे। और ये आज के दिन, आज का समय 25 अप्रैल 2023 इतिहास में दोबारा नहीं आएगा, परंतु हमारी बातें ऐतिहासिक जरूर रह जाएंगी। ये हिस्ट्री बनेगी और आने वाले समय में ये पेरेंट्स से बच्चे याद रखेंगे
की हमने यहाँ एजुकेशन दी थी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अजय भाई को शुभकामनाएं देता हूँ और आपको, माँ बाप को, बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे बच्चे आगे आगे अपने क्षेत्र में बुलंदियों को छुए। मेरी बच्चों को इन्हीं की शुभकामनाएं और हमारे जो पेरेंट्स बैठे हैं इनकी भावनाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सरिया नहीं प्रधान जी आप आओ ना, आपके बिना तो फोटो हमारा अधूरा रहेगा। यस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप समाज सेवा का कार्य करोगे, नहीं तो ये जमीन अगर आप और कोई पर्सनल काम के लिए करोगे ना, आपकी जमीन वापस ले ली जाएगी। ऐसे ही प्रधान जी। और उसके बाद कुछ सरकार ने सोचा कोर्ट को बाहर ले जाएंगे, पर बाहर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि सैनियों ने ये जमीन इसलिए दी थी ताकि वो काम आप सोशल वेलफेयर करोगे, वहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल ये नहीं बना सकते। अब हमें नहीं पता हमारे दादा परदादा लक्कड़ दादा कितने होते हैं उसके बाद तो कई सारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं जिनकी ये देन है, तो ध्यान रखें। विजय सैनी जी वो शख्सियत है जो खुद आज पूरे इंडिया के अंदर किसी सरकार का नाम आता है जो भ्रष्टाचार नहीं करती, क्योंकि अनिल बंगाल जी राष्ट्रीय लेवल के लीडर है हमारे। अनिल जी कौन सी सरकार का आता है? दिल्ली सरकार है उसके अंदर, बिल्कुल है या नहीं? हमारे जो विजय जी है दिल्ली सरकार के अंदर तहसीलदार के पद पे कार्यरत है। किस पे? कहते हैं ना भाई तू डीसी ना बनता पटवारी बन जाता, कहते हैं ना, ये कहावत है ना कि भाई तू डीसी ना बनता पटवारी बन जाता, पर ये तो पटवारी है, सारे पटवारियों के ऊपर कौन है? अब मैं इनकी जो धर्मपत्नी है उनकी तारीफ करूं, ये मैंने किस लिए बुलाया उनको समझने की जरूरत है। आज इनकी बेटी काजल सैनी जो शूटिंग के अंदर एक 55 रुपए की गोली होती थी सर, 55 रुपए की होती थी ना, और ये वो वाले तहसीलदार नहीं है कि 50,000 मुझे दे दे ऐसे वाले होते तो यहाँ पे आते भी ना, ये वो वाले नहीं है। मैं जब यहाँ की रजिस्ट्री करवाने गया तो यूँ कहते इशारा करके, मैं कहा ये क्या कर रहा है भाई? कहता 50। मैंने कहा 50? मैंने कहा 50 तो मैं पूरे महीना इकट्ठे करूँ भाई। तो आप समझो ये वो तहसीलदार हैं जो अपनी तनख्वाह के अंदर 1 रुपया, इनकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। इनकी जो व्हाइट शर्ट है ना, वो व्हाइट शर्ट इसलिए व्हाइट है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार गई, खट्टर साहब की सरकार आज कार्यरत है। आप देख सकते हो इनकी बेटी 55 रुपए की एक गोली आती थी सर, कितनी गोलियां खराब की हैं सर उन्होंने। तो रोजाना सैकड़ों गोलियां छोड़ती थी और आज वर्ल्ड चैंपियन है शूटिंग के अंदर। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूं बेटियों के लिए, क्योंकि सर हमारे यहाँ पे एक के भी 2 बेटी हुई हैं जिसके पेरेंट्स को मैंने विधायक जी से सम्मानित करवाया। अभी आपके हाथ से मैं एक दादाजी को सम्मानित करवाऊंगा जिसकी 6 पोतियां सर। कितनी सर? 6। एक हो तो डर जाता है इंसान, 2 तो डर जाता है, इनकी तो 6 पोती हैं, तो इनको सम्मानित करवाने के लिए आपको बुलाया है। इनकी बेटी आज ना हरियाणा सरकार के अंदर अच्छी पोस्ट के अंदर कार्यरत है और हमारे समाज का, देश का, देखो जन्म तो इस माँ ने दिया है, जब कुर्सी पे बैठती है तो क्या हो जाता है? देश की बेटी बन जाती है और देश की बेटी बन के, वर्ल्ड की बेटी बन के आज नाम रोशन करती है। विजय जी आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो, खाली हमारे समाज के लिए नहीं। मुझे याद है सावित्रीबाई फुले जी का टाइम, जब पहली बार शिक्षा के लिए गई थी ना, बेटियां को शिक्षित करना है, गोबर फेंकते थे सर, 2-2 साड़ियां लेके जाती थी। एक साड़ी क्या करती थी? बैग में डाल देती थी, गोबर मारने मारो, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी। आज जो बेटी आप बैठे हो ना, आपको गर्व होना चाहिए। एक बार सावित्रीबाई फुले जी के लिए जोरदार तालियां। और सर आपकी बेटी वो बेटी नहीं है सर, आपने उनको जन्म जरूर दिया है, वो देश की बेटी है, वर्ल्ड की बेटी है। आप सब बेटियों के लिए प्लीज प्यारी सी स्पीच दें। और मैंने आज तक काजल की मम्मा को बोलते हुए नहीं सुना, तो आपके पास 2 शब्द बहुत जरूर बोले, तो प्लीज। मैंने स्पेशल अनुरोध किया था क्योंकि हमारी माताओं का ही फंक्शन है, वो आएंगे और उनके साथ वो भी सोच सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय तहसीलदार साहब से, सैनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब से, सबके प्रेरणा स्रोत, बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत
विजय सैनी जी आए और 2 शब्द आप सबके सामने, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। सबसे पहले तो मैं माता जी को बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। आज इनका जन्मदिन है और परमपिता परमात्मा से भी ये प्रार्थना करूँगा कि इनका आशीर्वाद हमारे पे ऐसे ही बना रहे। दूसरा, आज शायद हमारे विद्यार्थी के बाद ही शायद पहला ही प्रोग्राम होगा। मैं उनसे लगभग 17-18 साल पहले शायद मुलाकात हुई थी मेरी, और जो मुलाकात एक बार हुई वो लगातार बढ़ती रही। जितनी तारीफ अभी अजय जी कर रहे थे उनमें उनका भी विशेष योगदान रहा, और मैं कहूँ इनसे भी ज़्यादा बहुत सारी बातें तो इनको भी नहीं पता होगी। वो इस तरह से मार्गदर्शन करते थे, कई बार मुझे लगता था शायद हमारे बारे में वो सोचते ही नहीं है, या जब मुलाकात होती है जब भी उनसे हमारे बारे में बात होती है, लेकिन जब बात होती थी तो बहुत सारी ऐसी बातें वो करते थे मेरे साथ कि जो मुझे नहीं पता था कि भाई वो ये चीज़ें भी उनकी नॉलेज में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सब जगह जो उनसे जहाँ भी उनका मिलना जुलना था वो सभी के बारे में सोचते थे। और मैं समझता हूँ आज के समय में इस तरह के व्यक्ति बहुत ही कम है जो सबके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में ही सब सोचते रहते हैं। तो आज मैं उनको भी नमन करता हूँ। दूसरा, हमारे अजय जी और इनके स्टाफ मेंबर्स, इनके साथी जिन्होंने देखो इतनी मेहनत की है और इस स्टेज तक ले आए हैं। ठीक है, देखने में जो हम छोटे प्रोग्राम की बात करते हैं वो हमने बहुत सारे बड़े प्रोग्राम भी देख लिए, इसलिए हमें थोड़ा छोटा लग रहा है। अदरवाइज छोटे में और बड़े में मैं समझता हूँ प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम आपने बड़े बड़े देखे होंगे लेकिन वो अच्छे नहीं लगते या उनमें कोई क्वालिटी नहीं होती, तो मैं नहीं समझता उस बड़े का कोई फायदा है। और जो अजय जितना बच्चों के साथ लग के साथ में उनकी इतनी देखभाल करता है या उनके बारे में जितना सोचता है, जिनको आगे बढ़ाने के बारे में जितना इसका परिश्रम लगता है, मैं नहीं समझता कोई पेरेंट्स भी शायद हम सभी कर पाते होंगे ऐसा। तो जहाँ तक बेटियों की बात है तो जैसा अजय ने बताया, मेरी बिटिया है काजल सैनी जो राइफल शूटर है इंडिया की टीम में है। और कभी बहुत सारी बातें मुझे भी अब याद आती है, जब वो पहली बार उसने शूटिंग शुरू की तो एनसीसी की टीम में थी। एनसीसी की टीम का ये मतलब ये होता है उसमें खर्चा पेरेंट्स का कुछ नहीं होता, सभी एनसीसी वाले ही करते हैं, राइफल भी वही देंगे, गोलियों का खर्चा आना जाना रहना सब उन्हीं का होता है। जब वो चल रहा था तो हमें भी कुछ नहीं लग रहा था कि भाई चलो तो चल ही रहा है। बाद में वो डीजी एनसीसी बोलते जो इंडिया की एनसीसी की टीम है उसमें भी खेली वो। फिर उसके बाद जब इस ओपन फील्ड में आई जो मेन फील्ड है तब वो खर्चा लगना शुरू हुआ। अब वहाँ उसने मेडल जीत लिए थे तो खुश होते थे। फिर हरियाणा स्टेट खेला तो उसमें गोल्ड मेडल। अब जो खर्चा उस पर हो रहा था तो वो हम ज़्यादा गौर कर नहीं रहे थे क्योंकि मेडल मिल जाता था। फिर नॉर्थ जोन खेली, पहले नॉर्थ जोन में गोल्ड मेडल उसका, तो हम बड़े खुश हुए। तो मैं अपनी सोचता था कभी जब हम छोटे थे तो हरियाणा की टीम के प्लेयर को भी हम बहुत बड़ा मानते थे। अगर उनके हमें दर्शन हो जाते थे तो हम समझते थे आज हमने भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, हमने वो खिलाड़ी हरियाणा की टीम का देखा। तो मैं बिटिया को भी ये बात करता था, मैं बेटे हमारा तो वैसे सपना है ना, वैसे तो था भी नहीं लेकिन तूने यहाँ तक खेल के हरियाणा में गोल्ड लिया वो भी हमारे लिए तो बड़ी बात है। खैर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फिर वो इंडिया की टीम में हुई तो अब खर्चे इस स्टेज पे चले गए कि वो बीएड करने मुश्किल हो गए। उसी दौरान बीसीटी की नौकरी लगी, ये पीजीटी सरकारी नौकरी में पीजीटी हिंदी। और चांस ऐसा वो ऊपर वाले की जब हमारा उधर से खर्चा शुरू है इधर से बीसीटी की नौकरी लगी। अब उसका खर्चा 1 महीने का 1.25 लाख रुपए, वो जब है जब वो बेचारी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करती, जो जरूरी चीजें है बस वही खर्च करती है।
तो हम घर में जब बैठते जब यही बात करते हैं भाई ऊपर वाले ने इसकी नौकरी लगाई इसलिए है कि इसका खर्चा पूरा होता रहे, क्योंकि मेरी अकेले की तनख्वाह में तो वो होता ही नहीं। और मैं उसको कई बार कहता था मैं बेटे तेरी किस्मत बढ़िया तेरी मम्मी नौकरी लगी, नहीं तो बस तुम्हें घर ही बैठना पड़ता है, हरियाणा का मेडल लेके, इससे आगे हिसाब नहीं था। खैर चलता रहा उसने, और शायद इंडिया की पहली प्लेयर होगी वो, क्योंकि जो इंडिया की टीम होती है उसमें 8 बच्चे होते हैं इंडिया की टीम में, और प्लेइंग में सिर्फ 3 ही बच्चे होते हैं। तो जब इंडिया की टीम का सिलेक्शन हुआ तो उसमें उसका नंबर नहीं आएगा, टॉप 8 बोलते हैं उसको, टॉप 8 में वो नहीं थी, वो 9वें नंबर पे थी, तो उसका नंबर इंडियन स्क्वाड में आया नहीं। लेकिन उसके बाद जो ट्रायल हुए उसने इतने बढ़िया ट्रायल किया, डायरेक्टली दूसरे नंबर पे चली गई, और उसके बाद वो 6 वर्ल्ड कप खेली। हर वर्ल्ड कप में उसका कभी 2 पॉइंट से कभी 4 से मेडल रह जाता था, तो वो थोड़ा परेशान होने लगी। फिर मैंने कहा बेटे जितना मेहनत कर रहे हो ना, तो मुझे तो पक्का लगता है किसी दिन जरूर मेडल आएगा। कहती पापा पता नहीं ये इंटरनेशनल मेडल कब आएगा, क्योंकि नेशनल मेडल तो उसके बाद बहुत सारे हैं, और उसी के बाद ही उसके 4 उसने इंटरनेशनल मेडल जीते। या सरकार ने भी बड़ा मान सम्मान किया जब वो जीत के आई, तो बहुत सारे रोहतक शहर में प्रोग्राम हुए सरकार की तरफ से भी। वो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई थी, उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर दी थी उसी दिन, और बाबा जी ने स्पेशल मेरे को कहा कि गुड़िया का सबसे पहला प्रोग्राम मेरे यहाँ होगा। जब वो आई बिटिया को पता नहीं था कि भाई मेरे स्वागत ऐसे हो रहा है, सबसे पहला प्रोग्राम वही था। और बिटिया ने मुझे बताया कि वो सभी टीचर स्टाफ मेंबर लाइन में खड़े थे उनके कॉम्प्लेक्स में, वो एक से मिलते हुए जा रही थी आगे। जब थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उसको पता चला, मेरे से कान में कह रही, मैं भी साथ में था, पापा ये मेरे को दूसरी क्लास में पढ़ाती थी मैडम, ये चौथी क्लास में पढ़ाती थी। अब मैडमों को तो बेचारे को पता नहीं था कि भाई ये हमारे से पढ़ी हुई है। फिर जब बिटिया ने बताना शुरू किया तो वो मैडम में भी मैं उनकी खुशी देख रहा था। तो देखो खुश थे ही, लेकिन जो उनको खुशी हुई मैडमों को, वो एक मतलब अलग तरह की खुशी थी। तो जो लड़कियों की बात थी, देखो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं तो ये कहता हूँ आज के समय में तो लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा ही माँ बाप का भी ध्यान ज़्यादा करती है, माँ बाप का नाम भी ज़्यादा करती है, मेहनत भी ज़्यादा करती है। तो मुझे लगता है कि हमें उस बात में आज के युग में तो नहीं डालना चाहिए कि लड़का हो या लड़की हो। दूसरा आपके सामने एग्जाम्पल भी है, जो हमारी पहलवान है गीता फोगाट, बबीता, वो भी 3-4 महीने और 3-4 इंटरनेशनल प्लेयर है, कितना नाम किया है, उन पर फिल्म बनी है दंगल। लड़कियाँ ही तो है वो, और वो तो गांव से है, जहाँ गांव में मेरे ख्याल से तो जब जैसा हम सुनते तो पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते थे। उन लड़कियों ने बताओ इंटरनेशनल प्लेयर बनना बहुत बड़ी बात है उनके लिए। दूसरा सामाजिक जो हमारा आज तक की सिस्टम रहा है, जब बिटिया में खर्चा होता था तो जानने वालों को पता ही रहता था कि भाई अभी इतना, क्योंकि इस खेल में जो मुझे महसूस हुआ, कोई भी आइटम इस खेल से रिलेटेड इस देश में नहीं बनती है। मैक्सिमम टीचर जर्मनी से आती है। मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बिटिया को फोन आया कि पापा मेरे को शूज लेनी है। मेरा बेटे शूज ले ले, और शूज का जैसे मान लो हम 1-1.5 हज़ार के पहनते हैं, मैंने अपने आप दिमाग लगा वो 2-3 हज़ार के होंगे, और वो 50 हज़ार के शूज होंगे। और जर्मनी से आते, जर्मनी से आएंगे तो और महंगे हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ चार्ज और जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। जब मुझे पता चला तो मुझे भी एकदम से धक्का लगा, वहाँ भाई ये जूते ही इतने हैं। तो उसकी हर आइटम किट है, ऊपर की नीचे की, या राइफल है, गोलियां हैं। और गोलियां और पहले तो 55 की जब 65 की होगी, तो वो तो एक ही दिन में 300-400 गोलियां छोड़ते हैं। तो मतलब कहने का ये है, उसमें खर्चा इतना होता था। तो मेरे जो रिलेटिव थे या यार दोस्त थे, वो सब कहते थे प्रधान जी बेकार में पैसे खर्च कर रहे हो, इससे ज़्यादा मतलब इसकी शादी में इस पैसे से तो बहुत जबरदस्त शादी कर दोगे लड़की की। जैसा नॉर्मली सब सोचते ही भाई लड़की है शादी करनी है, तो मेरा भी दिमाग थोड़ा सा
अलग सा ही था। तो मैंने कहा भाई देखो शादी में तो हो सकता मैं 1 लाख भी ना लगाऊं, लेकिन यहाँ इसकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगा, ये जहाँ तक मेरे से करी जाएगी। शादी की उस टाइम देखेंगे जो मेरे पास होगा वो ऐसा कर देंगे, नहीं तो जैसी भी होगी बात। तो देखो परमात्मा की ऐसी देन रही कि वो इतना बड़ा नाम कमाया उसने। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, पहले जाता था तो मैं जैसे अजय ने बताया कि हुड्डा साहब के काफ़ी नज़दीक रहे हमें, तो उस वक्त सैनिक संस्था का प्रधान था मैं, लगातार 3 टर्म में वहाँ प्रधान रहा हूँ। और वहाँ BEd कॉलेज हमने अपने टाइम में बनाया था सैनिक समाज का। वो सैनिक समाज का पहला BEd कॉलेज था और उसमें भी खास बात यह है कि मैंने लड़कियों के लिए बनाया था, मैं सिर्फ लड़कियों के लिए एडमिशन किया। उस वक्त हुड्डा साहब ने उसका फाउंडेशन स्टोन जब रखने आए थे तो 1 करोड़ 9 लाख रुपए संस्था में डोनेट किया था वो बनाने के लिए। आज तक का ये किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी संस्था में इतना अमाउंट नहीं दिया, ये आज तक का रिकॉर्ड है ये। तो जो लोग कहते थे मुझे कि भाई इतने में तो बढ़िया शादी कर दोगे, अब वही लोग मुझे कहते हैं भाई प्रधान जी देखो बिटिया ने नाम रोशन कर दिया, तो मैं सोचता हूँ कि ये आदमी अब ये बात कह रहा है। लेकिन जब ये इस आदमी ने 3-3, 4-4 बार ये बात मुझे कही थी कि बेकार में पैसे खराब कर रहे हो, बेकार में पैसे खराब कर रहे हो। तो जिनकी कल ये अजय से डिस्कस हुई जब इसने इन्वाइट किया मुझे कि और नॉर्मल है वैसे ही ये बात, लेकिन हमें है ना वो चीज उस एंगल से भी देखनी चाहिए। तो परमात्मा की बात है, किसी के पास 2 लड़के हैं, किसी के पास 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, 4 लड़कियां हैं, जो भी है, क्योंकि ये तो हमें एक बच्चों की तरह ही पालना चाहिए। और हमारी पेरेंट्स की मैं समझता हूँ ये ड्यूटी होनी चाहिए, जो उसकी इच्छा है उसी हिसाब से उसको पढ़ाए, उसी हिसाब से खिलाए या उसी हिसाब से वो जो करे। कई बार क्या होता है हम अपनी इच्छाएं, मान ले मैं कुछ बनना चाहता था वो नहीं बन पाया, तो वो इच्छा सोचते हमारा बेटा या बेटिया पूरी करे। अब उसका अगर टेस्ट वो नहीं है तो हमें उससे जबरदस्ती में बात नहीं करनी चाहिए। अब अंत में मैं फिर एक बार जैसा GDS लर्निंग स्कूल बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, तो मैं तो परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स उन बच्चों से जैसी इच्छाएं रख रहे हैं वे सब बच्चे अपनी अपनी फील्ड में ऊंचे पदों पर जाएं और माँ बाप का, GDS स्कूल का और अपने शहर का नाम रोशन करें। धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ क्योंकि आज आप सब बच्चों के रिजल्ट के लिए आए हो शायद, और दूसरा बिटिया के बारे में तो सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन मैंने सुना है जैसे 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी, कोई नहीं, परमात्मा की देन है सब ये। और मैं कहना चाहूँगी आप अपने बच्चों के टैलेंट को देखिए कि उनके अंदर कुछ ना कुछ एक प्रतिभा होती है जो हम पहचाने उनकी। और कोई जरूरी ये नहीं होता कि हम बच्चे को साइंस स्ट्रीम दें या आर्ट दें या कॉमर्स दें। मेरा मानना ये है कि पहले बच्चों का आप टेस्ट जानें, छोटे से ही पता लग जाता है। 10th जब करते हैं बच्चे तब तो आपको नॉर्मली ये हो ही जाता है कि बच्चा किस विषय में इंटरेस्ट रखता है। और मैं कहूँगी कि बच्चे को ना आगे बढ़ाएं। बिटिया जैसे मुझे एक नेहरू जी की कोटेशन याद है, उन्होंने कहा था कि अगर लड़के को पढ़ाते तो एक ही लड़का पढ़ता है, अगर बेटी को पढ़ाते हो तो वो 2 परिवारों को पढ़ाती है। और मुझे ये परिभाषा अब जाके जैसे टीचिंग में आई हूँ तो अब ज़्यादा ये लगता है कि हाँ वो सच कहते थे, 2 परिवारों को पढ़ाती है। मान लो बड़ी बहन है तो छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को वो जरूर पढ़ाएंगी। शादी कर देते हैं हम, फिर वो आगे अपने बच्चों को, देवर को, ये ननद को, छोटे जो भी बच्चे होते हैं सबको पढ़ाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि अपनी बेटियों को हमें पंख फैलाने देना चाहिए। अपनी बेटियों को आप विश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका दो, जैसे हमने भी दिया, आप लोग भी हो। उनके अंदर टैलेंट आपको मिलेगा,
जानने की जरूरत ये है कि आप एक बार उसको ना ध्यान से थोड़ा देखो कि बच्चा पढ़ाई में आगे है, स्पोर्ट्स में आगे है, कल्चर में आगे है। जैसे मैंने जीडी गोयंका सर के देखा बच्चों के जो सर हैं उनमें इतना हिम्मत, मतलब मैंने देखा इतनी हिम्मत से उन्होंने, क्या कह सकती हूँ मैं, वर्ड नहीं मुझे आ रहे, लेकिन इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दी बच्चे के साथ साथ, और बच्चे ने भी और गुड़िया ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये है बच्चे का मल्टी टैलेंट, जहाँ हम देखते हैं कि बच्चा हमारा किस फील्ड में आगे जा रहा है। मतलब जरूरी नहीं है हम बच्चे के पीछे पड़े रहें, बेटा तू मेडिकल ले, या तू MBBSc कर, या तू इंजीनियरिंग बन, या IT कर। फिर सबसे पहले मेरा ये मानना है टीचर होने के नाते कि पहले हम बच्चे का इंटरेस्ट देखें, उसकी रुचि किस विषय में है, उसी रुचि को आगे लेते हुए बच्चों को आगे बढ़ाएं। और मैं सभी पेरेंट्स से, सभी माताओं से खासतौर से निवेदन करूंगी कि वो अपने बिटिया पे जरूर ध्यान दें, उनको पंख फैलाने का मौका दें, वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा जिसकी 3 पोतियाँ बोल रही, तो मैं एक बात और घटना बताना चाह रहा हूँ। जब काजल हुई थी तो मेरे फादर ने मेरे ससुर साहब को फ़ोन किया ये बताने के लिए भाई बिटिया हुई है। तो मेरे ससुर साहब खुश नहीं हुए, क्योंकि ये खुद है ना 5 बहनें हैं, तो शायद इस चीज़ का प्रेशर था तो वो खुश नहीं हुए। मेरे फादर तो मतलब हमारे से भी ज़्यादा ऊपर, या उनके उसमें कोई भेदभाव नहीं लड़की में या लड़के में। तो उन्होंने मेरे ससुर जी को डांट लगाई उसी पे, भाई तो क्यों नाराज सा हो रहा है, ये लड़की तो मेरे यहाँ हुई है। और जबकि लड़की कहने लगे मेरे यहाँ 30 साल के बाद लड़की हुई है घर में कोई, तो हम तो खुश है और आप नाराज हो। हालांकि उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उनकी भावना यही थी भाई मेरे 5 लड़कियां हैं, ये लड़की की भी लड़की होगी। तो वही लड़की देखो, खैर वो ससुर जी तो नहीं रहे, लेकिन अगर आज वो भी होते तो वो ये जरूर सोचते कि भाई जहाँ मैं यूँ सोच रहा था। तो मैं ये घटना में इसीलिए बता रहा हूँ, अगर किसी के मन में जरा सी भी ये बात हो तो वो बात हमें नहीं रखनी चाहिए। देखो लड़की बेचारी वो 20, 22, 25 साल तक जब उसकी शादी नहीं होती, जब तक हमारे पास रहती है, असली लाइफ तो वही है उसकी। बाद में तो जहाँ भी जाएगी जैसे भी होगी फिर वो उसी हिसाब से रहना लग जाएगी। तो मैं बस ये इसीलिए बता रहा था आपको एक बात। थैंक यू जी। और ये कहाँ से रिटायर है प्लीज थोड़ा सा बताएं। I am Mr. B.L. Beach, retired from Indian Air Force as a flying officer. I have served the nation for 29 years. A great service to the nation. With recommendation, I have been awarded. I am very much thankful to the society and the principal and the lecturers and the honor of the GTS learning, those who have given me the respect and welcomed me. Thank you very much for that part. यहाँ देखिए सर जी, आप भी आओ सर, यहाँ देखना, यहाँ देखना सर, वेट ओके। आप सही टाइम पे आओ। यहाँ देखिए, बताना चाहूँगी। सो मैंने 10th CBSE बोर्ड से की थी और उसमें मेरे 90% थे, जो मुझे थोड़े था ना कि ठीक है अभी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली और उसके बाद 12th CBSE बोर्ड से ही मेरे 96% थे
और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग की साइड, क्योंकि पहले ही आई हैव डिसाइडेड कि इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने वही जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। और वो गवर्नमेंट कॉलेज है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। प्राइवेट के साइड जाने का मेरा इसलिए मन नहीं था बिकॉज एजुकेशन क्वालिटी और का थोड़ा फर्क होता है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बेनिफिट्स ये होते हैं कि वहाँ पे टॉप स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन और मार्क्स चूज किया जाता है। प्राइवेट में वो सबको ले लेंगे, डज नॉट मैटर कि आपके कितने मार्क्स थे या जो भी है वो ले लेंगे। तो बेटर ये है कि आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज की साइड जा रहे हो तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि आपको अपने टाइप के लाइक अगर आप इंटेलिजेंट हो उस टाइप के बच्चे मिलेंगे। एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा आप उतना इम्प्रूव कर सकते हो। और मैं अपने स्कूल में फर्स्ट हेड गर्ल अपॉइंट हुई थी, जो मैंने 1 साल तक लाइक उस पोस्ट पे थी। उसके बाद हो गया था मेरा स्कूल लाइफ कंप्लीट हो गई थी और मैं कॉलेज लाइफ में आई। और कॉलेज लाइफ के अंदर अभी भी मैं अपने इंस्टीट्यूट की काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट लाइक कमेटीज से जुड़ी हुई हूँ। एंकरिंग टीम में मैं हूँ, वहाँ पे कंटेंट राइटिंग टीम में हूँ, ऑर्गेनाइजिंग टीम में मैं बहुत सारे वहाँ पे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाती रहती हूँ। मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, आप मुझसे एज में एक्सपीरियंस में बहुत बड़े हैं, तो मैं आपको ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दे सकती। ऑब्वियसली आप लोगों के पास मुझसे ज़्यादा होगा, बट मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ जिससे मैं भी आप लोगों को लाइक अपने बच्चे को अगर आप उस पाथ पे लेके जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी लाइक बेनिफिट मिले। और मैं RIIT के साथ जुड़ी हुई हूँ काफ़ी टाइम से। मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया था यहाँ से। और बेनिफिट मुझे ये लगता है कि अगर मेरी लाइक होता है ना कि रुझान ही अगर कंप्यूटर साइंस की साइड है तो आप लोगों को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक्स क्लियर है तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। सो इस माइंडसेट के साथ मैंने RIIT में एडमिशन लिया था और उसके बाद मेरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अभी अच्छे से चल रही है। और सेकेंड ऑब्वियसली सब यहाँ पे उस बारे में बात करें, थोड़ा सा मैं भी बोल देती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट। सो वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट लाइक कि अगर आपने सिर्फ वुमेन्स को मेन जितनी एजुकेशन दे दी, वो इक्वालिटी देनी बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ एजुकेशन में नहीं होगी, वो सिर्फ जॉब्स में नहीं होगी, वो हर जगह पे होगी। हाँ, आई सीन के रिजर्वेशन होती हैं, कोर्सेज में भी रिजर्वेशन होती है वुमेन्स के लिए, और जितने भी जॉब्स होती हैं उसमें भी रिजर्वेशन होती है। वो अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रही है, बट हम उसकी स्टार्टिंग अपने घर से भी कर सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, वो ये ना छोटा वो बड़ी बात वाली बात हो जाए कि एक लाइक फैमिली के अंदर व्हाट यू हैव सीन कि आप दोनों लाइक योर हस्बैंड लाइक मेल और फीमेल दोनों बाहर गए हैं, दोनों सेम टाइम पे घर आ रहे हैं, पर हैव यू एवर सीन कि आपके जो हस्बैंड हैं जो भी हैं वो जाके किचन में गए, भाई तू तो थक के आई है, तू बैठ के खाना बनाता हूँ। आप चाहे थक के आए हो, आपने चाहे इक्वल काम किया हो, यू विल बी द वन हु विल गो टू किचन एंड कुक फॉर हिम, नॉट ओनली हिम, हिज कंप्लीट फैमिली। सो ये भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रही कि जाके उनको कहोगे चलो खाना बनाओ, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपने बच्चों में वो चीज़ डाल सकते हो कि नहीं बेटी है खाना बनाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तुझे भी आना चाहिए, तुझे भी बहन की सेवा करनी चाहिए, तुझे भी बहन की करेगा उसके बाद आगे किसी की करेगा ना बच्चा। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर आ जाएगी तो वो वुमेन एम्पावरमेंट का जो स्टार्टिंग है वो आपकी फैमिली से हो सकता है, तभी वो सोसाइटी में जाएगा और उसके बाद ही वो वर्ल्ड में जा सकता है। सो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, सब लोग बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं। सो जैसे मैंने बताया कि लाइक मैं अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारी कमेटीज़ के अंदर हूँ। सो मेरा एक शौक जो है वो डांसिंग का भी है। मैंने एक छोटी सी परफॉर्मेंस रेडी की है, दो इतना टाइम नहीं मिला, बट मैंने प्रिपेयर किया। आई वुड लाइक कि आप लोग उसको एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।